द मास्टर आपका अपना YouTube चैनल की तरफ से मैं प्रकाश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग सुपर टेट और यूपी टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये टोटल 55 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपकी केबीएस की भर्ती आ चुकी है, तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो केबीएस का भी फॉर्म भर दीजिए। और केबीएस में भी जो गणित के प्रैक्टिस सेट आते हैं उसको हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। इसीलिए आपका जो सुपर टेट और यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट हो रहा है, क्योंकि अभी इसका एग्जाम डेट तो आई नहीं है, इसलिए अब आपको सप्ताह में मात्र 3 दिन ही सुपर टेट और यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन 3 दिनों को शाम को 7 बजे तैयार रहिए सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। और केबीएस में जो आपकी गणित आती है, लगभग 20 नंबरों की आपकी गणित आएगी, उसकी भी प्रैक्टिस सेट को हम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसके हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं, बंधु हैं जिनका गणित बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। इसलिए गणित को हम लोग ने सीखने का विषय बनाया है, गणित रटने का विषय या तुक्का मारने का विषय नहीं होता है, ठीक ना। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि यदि आप सुपर टेट का पेपर देने वाले हैं तो 20 में से कम 15 नंबर तो लाना ही है आपको। अगर आप यूपी टेट का पेपर देने वाले हैं तो आपका जो टोटल 30 नंबरों का पेपर होता है गणित का, उसमें से आपको 25 नंबर तो लाने ही हैं। और इसके अलावा अपने अंदर एक विशेष क्वालिटी डेवलप करनी है धीरे धीरे 3-4 महीनों में, कि कम से कम 2-3 प्रश्न आप मौखिक ही सॉल्व कर सकें। तो ये उद्देश्य हम लोग प्रत्येक वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में जरूर बताते हैं कि आप अपने उद्देश्य से भटकने ना पाएं। आप रटने के लिए गणित नहीं पढ़ रहे हैं, सीखने के लिए गणित पढ़ रहे हैं। जब तक आपका पेपर होगा तब तक आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट को। देखिए भैया, पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है और ये जो प्रश्न है ये हम लोग लगभग पिछले या उससे कहीं सॉल्व कर चुके हैं। पिछले 2-3 प्रैक्टिस सेट के पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर चुके हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बीजगणित का बहुत ही बेहतरीन सा ये प्रश्न है। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिए, जो भी प्रश्न आपके सामने आता है उसको तुरंत सॉल्व करिए। अगर आपको कोई अच्छी चीज यहाँ से मिलती है तो उसको अपने एक नोट्स वाली कॉपी अलग से बना के रखिए, उसमें आप लिख लीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे इस प्रकार अगर आप नोट्स तैयार करेंगे तो आपका क्या होगा भैया, सारे लगभग गणित के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब आप सीख जाएंगे, ठीक है। अब ये प्रश्न आपने समीकरण पढ़ा है तो ये ऊपर वाला समीकरण है, पहले इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। आपको क्या क्या करना है, ए स्क्वायर लिखना है प्लस के बी स्क्वायर लिखना है प्लस के सी स्क्वायर लिखना है। एक जबरदस्त आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाने वाले हैं। यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए तो 2a हो जाएगा, माइनस के 2b हो जाएगा, माइनस के 2c हो जाएगा। ये जो माइनस के 3c है इसको माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस 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 करके हमने 3 बार लिख लिया है, तो जोड़ेंगे तो -3 ही आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, तो जबरदस्त आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। आप क्या करिए, इस a को लीजिए, इस 2a को लीजिए और इस -1 को लीजिए, इसको एक तरफ लिख लीजिए तो a स्क्वायर हो गया। ये 2a इधर आएगा, माइनस के 2a हो जाएगा और माइनस के 1 इधर आएगा तो प्लस के 1 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद करिए, प्लस का निशान लगाइए। फिर ये b स्क्वायर वाला, ये माइनस के 2b वाला और माइनस के 1, इसको एक तरफ लिख लीजिए तो इस तरफ है क्या b स्क्वायर, इस तरफ माइनस के 2b आएगा तो प्लस के 2b हो जाएगा, इस तरफ माइनस के 1 आएगा तो प्लस के 1 हो जाएगा। इसको करिए ब्रैकेट में बंद और फिर लगाइए प्लस का निशान। उसके बाद ये c स्क्वायर वाला, माइनस के 2c और माइनस के 1 एक साथ लिखिए तो आपका c स्क्वायर प्लस के 2c और प्लस के 1 हो जाएगा। और बराबर में इस तरफ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो इसको हम 0 लगा देते हैं। अब ध्यान से बात को समझिए, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये आपका समीकरण बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, जहां पर a की वैल्यू a है और b की वैल्यू 1 है। ये आपका क्या बना है, ये आपका बना है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर c वाले में भी आपका a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, जहां पर a की वैल्यू c है और b की वैल्यू 1 है। तो तुरंत आप फार्मूला लिख दीजिए, यह क्या हो जाएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे बन रहा है ये तो सब क्लियर है ना। ये क्या हो जाएगा, b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, c प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप पुरानी वीडियो देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें याद आ गई होंगी कि अब हमें क्या करना है।
हमने बताया था कि जब इस प्रकार का कोई समीकरण दिया गया हो, ये वर्ग में हो या इसमें कोई भी घात लगी हो, चाहे वर्ग हो चाहे घन हो, कोई भी घात लगा हो, ये भी इस प्रकार से, ये 3 पार्ट या 4 पार्ट या 6 पार्ट में हमारा सवाल दिया गया हो, बराबर 0 हो, तो हम सबको 0 के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप a माइनस 1 का होल स्क्वायर को 0 के बराबर करेंगे तो a माइनस 1 बराबर 0 होगा। यहाँ से आपका a बराबर 1 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं, ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना, सीधा कॉन्सेप्ट समझिए कि b+1 लिखा है तो b1 को उधर भेज देंगे तो b की वैल्यू -1 होगी। c+1 लिखा है, 1 को उधर भेज देंगे तो c की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना, बस थोड़ा सा लॉजिक समझिए कि अलग अलग 0 के बराबर होंगे। तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये भी 0 के बराबर होगा, यानी a-1 बराबर 0 होगा, तो 1 उधर जाएगा, बराबर के आपका LHS में जाएगा तो a बराबर 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो आपका ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसमें जो निशान लगा है उसको निशान को बदल कर a का मान हमारा आ जाएगा। जैसे a-1 था तो a का मान 1 हो जाएगा, b+1 था तो b का मान -1 हो जाएगा, c+1 था तो c का मान -1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप शॉर्टकट मेथड से समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। a का मान, b का मान, c का मान आ गया है। आप जो निकालना है वहां पर अपनी वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 है, a का मान कितना निकाला भैया, 1 निकालना है, -3 है, ये यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, -1 निकालना है, और प्लस के कितना है, +4 है, और c का मान कितना है, c का मान हमने निकाला है -1, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 एकम 2 हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो +3 हो गया, और 4 एकम 4 हो गया, लेकिन ये रहेगा माइनस का, तो 3 2 5, 5 में से 4 गया 1, 1 कहाँ पर है, विकल्प डी में है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बीजगणित में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो अगर आप लोगों ने पहली बार ये कॉन्सेप्ट सीखा है तो इसे अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं कि अलग अलग अगर हमारे मान 0 के बराबर हो, तो सॉरी ये पूरी वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तो इसका जो अलग अलग मान होता है वो भी 0 के बराबर होता है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 संख्याओं का औसत 40 है, 40 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है, कितना आसान प्रश्न है। ये संख्याओं जितनी होती हैं और औसत जितना होता है इसका गुणा कर देते हैं, यानी कि 30 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। अगर इसका आपस में गुणा कर दें तो हमारा टोटल वैल्यू निकल आती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में कितनी संख्याएं हैं, 40 संख्याएं हैं, और इनका औसत कितना है, औसत हमारा 30 है। तो इसका दूसरी कंडीशन में अगर दोनों गुणा कर दें, जो संख्याएं हैं 40 और औसत है 30, दोनों गुणा कर दें तो हमारी टोटल वैल्यू निकल आती है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपका 1200 कुल मिला के 2400 हो गई। सभी संख्याओं का औसत निकालना है, तो औसत का फार्मूला तो आप सभी लोग जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो होती नहीं, कितना आसान सा प्रश्न है। टोटल हमारा कितना हो गया, 1200 मिला के हो गया 2400। संख्याएं कितनी हो गई टोटल, संख्याएं इधर 30 हैं और इधर 40 हैं, 30 संख्याएं और 40 संख्याएं मिला के कितना हो गया टोटल भैया, 70 संख्याएं हो गई। इसका गुणा कर, इसका भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 7 × 21 हो गया, 3 बचा, हो गया 30, और 7 चौक हो जाएगा 28, 2 बचेगा हासिल, 2 ऊपर रहेगा, 7 नीचे रहेगा, 34 सही, 2/7 कहाँ पर है ये आपका पहले वाले विकल्प में है। आसान प्रश्न था, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ये जो आपके प्रश्न लिए गए हैं ये चक्षु पब्लिकेशन से लिए गए हैं, तो चक्षु पब्लिकेशन में जो 20 प्रश्न आपके दिए गए वही लिए गए हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न आपके बहुत ही आसान मिलते हैं, कुछ प्रश्न कठिन मिलते हैं। तो क्योंकि अपने मन से तो प्रश्न बनाया नहीं गया है, इसलिए हो सकता है कोई प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा आसान लग रहा हो, कोई कठिन लग रहा हो, तो इसके चक्कर में मत पड़िएगा। हमें सिर्फ प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, धीरे धीरे सभी प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न को। 50 आप इसको प्रश्न को देख लीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो तुरंत इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसको हम मौखिक तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। पहले समीकरण बना लेते हैं। 50 को 2 भागों में विभाजित करो जिससे उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर पहला पार्ट x मान लें, दूसरा पार्ट y मान लें, तो x और y दोनों को जोड़ दें तो कितना होना चाहिए भैया, 50 होना चाहिए। 50 को 2 भागों में विभाजित किया है, पहला x मान लो, दूसरा y मान लो, तो दोनों को जोड़ो तो 50 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में व्युत्क्रम का मतलब होता है x का व्युत्क्रम 1/x होता है और y का व्युत्क्रम 1/y होता है।
इन दोनों का योगफल यानी कि इन दोनों को जोड़ दो, यानी कहने का मतलब 1/x और 1/y दोनों को जोड़ दो तो कितना आना चाहिए, 1/12 आना चाहिए। अभी आपका समीकरण बन चुका है। आप क्या है, इसको दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। लेकिन हम यहाँ पर समीकरण सॉल्व करके आंसर नहीं निकालेंगे, आपके जो विकल्प दिए गए हैं विकल्प के माध्यम से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए विकल्पों को ध्यान से देखते हैं। ऐसी हमें दो संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर 50 आ रहा हो। तो देखिए ए को लेंगे 50 आ रहा है, बी को लेंगे 50 आ रहा है। पहले इन दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग सी और डी पे जाते हैं। क्योंकि इनको जोड़ने पर 50 नहीं आ रहा है, इसको 28 और 22 जोड़ेंगे तो 50 आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। यानी ए, बी और डी हमारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अब अगर आप यानी पहली कंडीशन के हिसाब से दो संख्याओं को जोड़ने पर हमारा 50 आना चाहिए, तो उस कंडीशन के हिसाब से आपका ए, बी और डी आंसर हो सकता है। अब दूसरी वाली कंडीशन लेते हैं, इनका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो व्युत्क्रम में कितना आना चाहिए, 12 आना। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, नीचे कितना भैया, नीचे आपका 12 है, तो 12 का मतलब होता है ये कुछ काटने पर यानी कैंसिल आउट करने पर आपका नीचे 12 आया होगा। लेकिन कैंसिल आउट तभी होगा जब ये 12 के पहाड़े में आएगा, यानी नीचे हमारी वैल्यू या तो 12 होगी या 24 होगी या 36 होगी या 48 होगी या 60 होगी या 72 होगी। क्योंकि 12 का मल्टीपल रहेगा, 12 का गुणा रहेगा, तभी तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, तभी तो हमारा नीचे 12 आएगा। थोड़ा कॉमन सेंस की बात, हमें कॉमन सेंस लगाने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप 1/35 लिखते हैं, पहले वाले विकल्प को लेके चलते हैं। 1 यहाँ 35 लिख लो, 1/35 और प्लस 1/15, इसको जोड़ेंगे, इसको आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 5 सते 35 और ये इसको 5 सते 35 हो गया और 3 5 15 होगा। इसका एलसीएम कितना आएगा भैया, इसका एलसीएम आएगा 3 और 5 5 15 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 105 आ रहा है। 105 आप 12 के पहाड़े में नहीं आता, यानी कि ये हमारा विकल्प नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नीचे हमें कितना चाहिए भैया, नीचे हमें 12 चाहिए। 12 का मल्टीपल या तो 12 या 12 का मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा। यहां पर आप देखेंगे, ये इसको आप लेके चलिए ध्यान से, 1/20 और 1/30, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 60, और 12 के पहाड़े में 60 आता है, यानी कि यही हमारा विकल्प होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे, 1/20 और प्लस के 1/30, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना रहेगा 12, ऊपर कितना हो जाएगा 5, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। तो कहने का हमारा सीधा मतलब ये था, इस प्रश्न में आपके दो समीकरण बने हैं, उन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप आंसर नहीं निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए हमारा इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, अथवा ये जो कॉमन सेंस हमने लगाया है इस तरीके से भी आप कॉमन सेंस लगा के अपना आंसर निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आपका बेसिक मेथड है, दो समीकरण आपके सामने दिए गए हैं, दोनों को सॉल्व करके आप आंसर निकाल लीजिए। जो भी आपको तरीका समझ में आए उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दो बालकों की आयु का अनुपात 5 और 6 है, 2 वर्ष बाद 7 और 8 हो जाता है, 12 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। ठीक है, देखिए इसका एक मौखिक तरीका होता है, आप प्रश्न पढ़िए और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो मौखिक तरीका अभी नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें समझाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बेसिक तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम लोग मतलब इसको जब पढ़ेंगे चैप्टर वाइज तब वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आपको बता दिए जाएंगे। आप ऐसे समझिए, आपके जो आयु है 5 और 6 के अनुपात में है, अगर इसमें गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, x का गुणा कर दें तो 5x और 6x, ये हमारी वर्तमान आयु हो गई। ठीक है, तो अभी कितनी आई थी 5:6, इसमें अगर हम x का गुणा कर देते हैं तो हमारी वर्तमान आयु निकल आती है, जो कि 5x और 6x हमने लिख लिया है। 2 वर्ष बाद अगर किसी व्यक्ति की, किसी लड़के की आयु 5x है तो 2 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, 5x + 2 होगी। अगर किसी लड़के की आयु 6x है तो उसका जो अनुपात होगा 2 वर्ष बाद वो कितना होगा, 2 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, जैसे कि 6x + 2 होगी। जैसे मान लीजिए आपकी आयु अभी 22 साल है, 2 वर्ष बाद कितना होगा, इसमें 2 जोड़ोगे तभी तो 24 आएगा। तो उसी प्रकार से अगर किसी की आयु 5x है, 2 साल बाद उसकी जो आयु होगी 5x + 2 होगी। अगर किसी की उम्र 6x है, 2 साल बाद उसकी जो उम्र होगी 6x + 2 होगी। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि भैया ये इनका जो अनुपात होता है वो 7:8 हो जाता है। तो यानी 7, इस अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, 7/8 इनका अनुपात हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं।
तो हमने जो ये आयु निकाली है, अगर इसका भाग करें, इसका दोनों को भाग करें तो कितना आना चाहिए? 7/8 आना चाहिए इस समीकरण दिए गए, प्रश्न में दिए गए समीकरण के हिसाब से। बात समझ में आ गई? क्लियर? पहली आयु 5x, दूसरी आयु 6x, 2 वर्ष बाद पहली आयु 5x प्लस 2 वर्ष बाद दूसरी आयु 5x प्लस 2। अगर हम इसका भाग करें तो हमारा 7/8 होना चाहिए, यानी कि अनुपात को हम बटे में चेंज करेंगे तो 7/8 हमारा होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 पंचे 8 का 3 गुणा इधर करते हैं तो 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40 और 8 दूनी हो जाएगा 16, ये 40x रहेगा। ठीक है, 8 दूनी 16 बराबर 7 छक हो जाएगा 42x और यहाँ पर कितना रहेगा? 7 दूनी हो जाएगा 14। 40x को उधर ले जाएंगे, 42x से घटेगा तो कितना बचेगा? 2x। 14 को उधर ले आएंगे, 16 में से घटाएंगे तो 2। x बराबर कितना बचा भैया? 1। x बराबर 1 बचा तो यहाँ से समीकरण में देखिए आपकी एक्चुअल उम्र कितनी हो गई? अभी कितनी थी? अभी कितनी थी? 5x। तो यानी x का मान 1 है तो कितना अभी हमारी उम्र है? 5 साल। अभी कितनी हमारी दूसरे कंडीशन में, दूसरे लड़के के लिए उम्र कितनी है? 6x। तो x बराबर 1 है तो 1 का गुणा करेंगे तो हमारी उम्र कितनी हो जाएगी? 6 साल। यानी कि पहले जो बच्चा था उसकी उम्र 5 साल, दूसरे बच्चे की उम्र 6 साल। अब हमें निकालना क्या है? 12 साल। 12 साल बाद तो 5 साल का भी कोई लड़का है, 12 साल बाद कितने का हो जाएगा? स्वाभाविक सी बात है 17 साल का। कोई लड़का यहाँ पर 6 साल का है, 12 साल बाद कितने हो जाएगा? 18 साल का। तो हमारा अनुपात कितना रहेगा? 17/18। तो 17/18 हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन ये अनुपात में आंसर नहीं दिया गया है, बटे में दिया गया है। तो आपको पता है इस अनुपात वाली चीज को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं, तो 17/18 हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि आपका विकल्प सी यहाँ पर जो दिया गया है ये विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। आसान प्रश्न था, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को आपको मौखिक ही लगाना है। प्रश्न एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करें। पहला टर्म्स एंड कंडीशन यहां से यहां तक दी गई है, इसको ध्यान से पढ़िए। 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के अंक के 2 गुने से 1 कम है। यानी इकाई दहाई तो आप जानते ही हैं, तो जो इकाई के स्थान पर अंक है वो दहाई वाले का 2 गुना करके 1 कम कर दो, उसके बराबर है। तो अब विकल्प देखते हैं। यहाँ पर क्या है? 5, यहाँ पर 9 है। 5 का 2 गुना करेंगे 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9, यानी कि ये पहले वाली कंडीशन के हिसाब से ए हमारा आंसर हो सकता है। बी पे आते हैं। यहाँ पर है 2, 2 का दहाई का डबल करो तो 2 का डबल 4 और 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो ये भी हमारा हो सकता है। सी वाले पे आओ, 3 का डबल करेंगे, दहाई का डबल करते हैं, 3 का डबल 6 और 6 में से 1 घटाएंगे 5, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर डी पे आओ, 4 का डबल करेंगे तो 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7, ये भी हो सकता है। यानी कि पहली वाली कंडीशन के हिसाब से तो आपका ए बी सी डी चारों आंसर हो सकते हैं। अब दूसरी वाली कंडीशन पर आते हैं। यदि इकाई और दहाई के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो अंतर पहले यहाँ तक पढ़ो, बस यहाँ तक, उसके बाद में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सवाल जो है कंफ्यूज करने वाला है, पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। अब इनके अंकों का स्थान बदलो तो पहले कितना है? पहली वाली ए वाला विकल्प ध्यान से देखो, ए वाला, ये चलो लिख लेते हैं। ये ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। लिख लिया हमने भैया। पहला वाला कितना था हमारा? 59। ठीक है, संख्या को बदल देंगे, इकाई को दहाई, दहाई को इकाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 95। अब घटाओ, अंतर मतलब होता है घटाना, अंतर लिखा ना, अंतर अंतर मतलब होता है घटाना। तो घटाएंगे कितना आएगा? यहाँ पर 6 आएगा, 8 में से 3 जाएगा 36। तो यहाँ पर हमारा कितना रहा? 36। मूल संख्या से 20 कम है। अंतर ये कितना रहा भैया? 36 जो आ रहा है अंतर है। मूल संख्या कितनी है? 59 है। इन दोनों का अंतर देखिए, अंतर 20 कम नहीं है, अंतर घटा के 20 नहीं लेना है। ये जो घटाने के बाद अंतर आया है और मूल संख्या, इनमें 20 का डिफरेंस होना चाहिए, 20 का अंतर होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? कंफ्यूज मत होना। सवाल थोड़ा सा कठिन बनाया गया है कि जो घटाने के बाद अंतर आता है, जो कि यहाँ पर कितना है? 36 और मूल संख्या में 20 का डिफरेंस होना चाहिए, जो कि नहीं है, यानी कि पहला वाला विकल्प हमारा गलत। दूसरे पे आओ। दूसरा कितना भैया? 23। अगर इसको चेंज कर दोगे कितना हो जाएगा? 32। घटाओ कितना हो जाएगा? 23 में से 32 गया 7 और ये बचेगा आपका 9। मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या है 23। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 आ रहा? नहीं आ रहा है, गलत, ये भी नहीं होगा। सी पे आओ, कितनी मूल संख्या है? 35।
इसको चेंज कर दो तो 5 को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो तो चेंज हो गया। घटा दो, कितना बचा यहाँ पर 8 बचा, 4 में से 3 गया 18 बचा। मूल संख्या कितनी थी 35 थी। इन दोनों का डिफरेंस 20 है, कहीं नहीं दिख रहा है 20 है। आपका सी वाला विकल्प भी गलत, तो यानी कि डी हमारा सही है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। जब 3 गलत हो गए तो स्वाभाविक सी बात है डी हमारा सही ही होगा। यहाँ पर कितना है मूल संख्या 47, चेंज करो कितना हो गया 74, घटाओ तो 74 घटाया तो यहाँ बचा 7 और यहाँ 6 में से आपका 4 जाएगा तो बचेगा भैया 2। संख्या कितनी थी हमारी 47। मूल अब इन दोनों का डिफरेंस 20 है। हाँ भैया डिफरेंस 20 है। 47 में से 27 घटाओगे तो 20 आता है। तो यानी कि ये टर्म्स एंड कंडीशन हमारी पूरी कर रही है। विकल्प डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें गुणा भाग नहीं करना। इस प्रकार से आपको प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। समझाने में थोड़ा समय लगा है, 1 मिनट का समय लगा है, लेकिन जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो 10 से 15 सेकंड में आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसी वस्तु को 950 में खरीदो और 760 में बेच दो तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमें निकालना है। कितना आसान सा सवाल है, बच्चों वाला प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो हानि प्रतिशत हम लोग जानते हैं क्या होता है। जो हानि होती है, जो लॉस होता है, उसको ऊपर लिखते हैं। तो हानि कितनी हो रही है 950 में खरीदोगे और 760 में बेचोगे तो घटा तो मौखिक घटा सकते हैं ना। 760 से 800 तक जाएंगे तो 40 बचेगा, उसके बाद 100 बचेगा और ये 50, यानी कुल मिला के 190 हो जाएगा। कुल मिला के आपको घटाना है। ठीक, अब क्रय मूल्य जो होता है वो नीचे लिखते हैं। क्रय मूल्य कितना है 950 है, इसको नीचे लिखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं, हमारा हानि प्रतिशत आ जाता है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा लॉस होता है, हानि होती है, उसे ऊपर लिखते हैं। क्रय मूल्य जितने में खरीदा है वो नीचे लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 0 कैंसिल करो, 19 बचे हो गया 85 और 5 दूनी हो गया 10, यानी कि 20% कहाँ पर है, पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किसी वस्तु को 48 में बेचने पर 20% की हानि होती है, उस वस्तु का 20% लाभ पर कमाने के लिए कितना विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग बाहुबली मेथड से करेंगे। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं बाहुबली मेथड क्या होता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज है, पहले उसको समझ लीजिए। कोई भी चीज जो होती है वो हमेशा 100% होती है। ठीक है, जब इसे हम 20% हानि पर बेचते हैं, 20 पहली वाली कंडीशन देखिए, 20% हानि पर बेचते हैं तो इस वस्तु की जो कीमत होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है, 20% उसमें से घट जाएगा तो उस वस्तु की जो कीमत होगी वो 80% हो जाएगी। ठीक है, तो 20% हानि पर बेचने का मतलब वस्तु की जो कीमत है वो 80% हो गई है। अब उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचना है, तो इस 80 में से 20 नहीं जोड़ना है। जब हम लाभ पर बेचेंगे किसी भी वस्तु को 20%, तो कोई भी चीज 100% होती है, उसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो उसकी कीमत 120% हो जाएगी। ठीक है, ये कीमत लिखिए, वस्तु का मूल्य लिखा है प्रतिशत में। कोई वस्तु 100% होती है, जब उसको 20% हानि पर बेचते हैं तो वस्तु का मूल्य प्रतिशत में 80% हो जाता है। जब उसको 20% लाभ पर बेचते हैं तो वस्तु का मूल्य प्रतिशत में 120% हो जाता है। ये जो मूल्य दिए गए हैं ये प्रतिशत में दिए गए हैं। ठीक है, अब अपना बाहुबली मेथड लगाते हैं। बाहुबली मेथड में आप जानते हैं कि जो रुपया दिया होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो 48 रुपया दिया गया है, इसको ऊपर लिखते हैं। इसका जो प्रतिशत होगा वो नीचे लिखेंगे। तो देखिए, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो ये तो रुपए में 48 रुपया हो गया, हानि हो रही 20%, यानी कि बेचने वाला जो प्रतिशत में मूल्य कितना है, यहाँ पर देखिए साफ साफ निकाला है 80%। तो 80% हम लोग नीचे लिखेंगे। जो निकालना होता है उसको गुणा कर देते हैं। निकालना क्या है, जब 20% लाभ पर बेचो, तो जब 20% लाभ पर बेचेंगे तो वस्तु का मूल्य कितना रहेगा 120% रहेगा। ठीक है, बाहुबली मेथड आप सीख गए। जो रुपया दिया गया है उसे ऊपर लिखिए। जो उस रुपए का जो प्रतिशत है, तो 48 रुपए की जो परसेंटेज में वैल्यू है वो 80% है, इसे नीचे लिखिए। गुणा किसका करना है, जो निकालना है। तो निकालना क्या है 20% लाभ वाला। तो 20% लाभ का मतलब होता है वस्तु की कीमत 120% हो गई है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक लाइन का आपका आंसर है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। परसेंट जो प्रतिशत के निशान है, ये प्रतिशत के निशान से कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 6 48 और 12 6 कितना हो जाएगा भैया 72।
तो 72 रुपया विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, 72 रुपया आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10% साधारण ब्याज, इस प्रकार के प्रश्नों को मौखिक करना है। 100 का 10 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। आपका विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये मौखिक वाले प्रश्न है। चलिए इसको समझा देते हैं कैसे करते हैं। जब भी आपका साधारण ब्याज वाला कोई प्रश्न आए और इस प्रकार का कोई प्रश्न लिखा हो जिसमें कोई धन की बात कर रही हो, तो आप जो कोई धन की अगर कोई बात कर रहा हो तो धन जो है 100 रुपया मान लीजिए। 100 रुपया कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो 100 रुपया कितना हो जाता है, दोगुना का मतलब हो जाता है 200 रुपया। इसका मतलब 100 रुपया 200 रुपया हो गया। तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला है, तो जो आपका साधारण ब्याज मिला है, ब्याज कौन सा, साधारण वाला, तो साधारण ब्याज मिला है 100 रुपया मिला है। कोई 100 रुपया था वो 2 गुना हो गए यानी 200 हो गया। तो ब्याज कितना मिला, 100 रुपया मिला। और समय दर कितना दिया गया है, यहाँ पर दर मतलब आर वैल्यू कितनी दी गई है, 10% दिया गया है। आपसे समय पूछा जा रहा है, तो जो समय निकालने का फार्मूला होता है या दर निकालने का फार्मूला होता है, तो समय निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है ब्याज बटे दर। ठीक है, और दर निकालना हो तो ब्याज में समय का भाग कर दो, समय निकालना हो तो ब्याज में दर का भाग कर दो। तो ब्याज कितना है भैया 100 और दर कितनी है 10, भाग कर देंगे कितना आ जाए, आंसर आएगा 10 साल आपका आंसर आ जाएगा। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। साधारण ब्याज के प्रश्नों को इसी प्रकार से सॉल्व करना हो करिएगा जब आपके इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हों। ठीक है ना भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह भी साधारण ब्याज का प्रश्न है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो भैया, हमारे पास कितना रुपया है, 800 रुपया है। 2 वर्ष का हमारे पास समय है। मिश्र धन हमें कितना मिल रहा है, 320 रुपया मिल रहा है। ब्याज की जो दर है वो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दें तो मिश्र धन क्या होगा ये हमें निकालना है। इसमें कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग साधारण ब्याज के तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज लिखा रहता है तभी आप चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला लगाइएगा, और जहां पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर क्या लगाना है भैया, साधारण ब्याज लगाना। ये आपको बात को आप समझ गए हैं। ठीक है, चलिए, सिंपल तरीका आपके मन में आ रहा होगा कि पहले वाली कंडीशन से आप पहले दर निकाल लीजिए, यानी आर की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर जितना आता है उसमें आप 3% जोड़ दीजिए और फिर आपका मिश्र धन निकाल लीजिए। इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है। आप मान के चलिए कि आपको जो भी ब्याज की दर है उसमें 920 रुपया तो मिल ही रहा है। जो भी ब्याज की दर है उसमें 920 रुपया मिल रहा है। अगर हम 3% की वृद्धि कर दें तो कितना रुपया हमें और ज्यादा मिलेगा, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो कितना रुपया और हो जाएगा यही हमें निकालना है। तो पहली कंडीशन से हम ब्याज की दर, जैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग साधारण तरीके से सॉल्व करते हैं, तो वही साधारण तरीका हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले आप क्या करेंगे कि ब्याज की दर निकालेंगे पहली वाली लाइन से। वो काम हमें नहीं करना है, कुछ नया तरीका सीखने की कोशिश करनी है। कि पहली कंडीशन में 920 रुपया तो हमारा मिश्र धन बन ही रहा है, अगर 3% बढ़ा दें तो हमें कितना मिलेगा यही हमें निकालना है। तो 2 वर्ष में अगर 3% बढ़ाएंगे तो हमारा टोटल ब्याज हो जाएगा कितना, हो जाएगा 6% हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। साधारण ब्याज में जो समय होता है और दर होता है दोनों का गुणा हो जाता है। तो 2 वर्ष में अगर ब्याज 3% बढ़ा है तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। ठीक है, और हमारा कितना है, मूलधन 800 रुपया है। तो 800 रुपये का 6% कितना होगा यही हम निकाल लेते हैं। तो हमें कितना और ज्यादा मिला ये हमें पता चल जाएगा। 920 रुपया तो हमें मिल ही रहा है और हमें कितना ज्यादा मिला है ये निकालने के लिए 2 वर्ष में 3% की दर से यानी टोटल 6% होगा। तो 800 का हम 6% निकाल लेते हैं, तो यहाँ 800 हो जाएगा गुणा 6/100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 48 रुपया आ जाएगा। ये 0 0 कैंसिल होगा, 8 6 48। तो हमें 920 रुपया तो मिल ही रहा था, वो 48 रुपया और मिल गया, तो कितना हो गया, 968 रुपया हो गया। 968 कहाँ पर है, पहले वाले विकल्प में है। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी प्रश्न जो आप लोग पहले
किसी दूसरे तरीके से लगाते थे, उसमें लंबा आप मेथड यूज करते थे, तो उस लंबे मेथड को आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए भैया आगे बढ़े। 2 कुंतल 2.5 किलोग्राम के कितने प्रतिशत होता है? कितना आसान है। जो पूछा जा रहा है ऐसे प्रश्नों में, जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखिए। पूछा क्या जा रहा है? 2 कुंतल। 2 कुंतल का मतलब होता है 1 कुंतल में 100 किलोग्राम होते हैं। 2 कुंतल का मतलब होता है 2000 किलोग्राम। जिसके बारे में यानी जिसको आधार लेकर यहाँ पर बात की गई हो उसको नीचे लिखिए। तो 2.5 किलोग्राम को बेस वैल्यू बनाया गया है, इसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे सवालों में बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो करना यही चाहिए कि जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखना है, दूसरी वाली वैल्यू को हमें नीचे लिखना है। ठीक है, ये सिंपल तरीका आप इस तरीके से समझ सकते हैं। 2 कुंतल के बारे में पूछा जा रहा है, इसको ऊपर लिखेंगे और दूसरी वाली वैल्यू को नीचे लिखेंगे। बार बार ही गलती होती है यहाँ पर कि 2.5 को ऊपर लिखें कि 2 कुंतल को नीचे लिखें। ठीक है, और गुणा 100 कर देंगे तो आपका आंसर प्रतिशत में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आसान सा प्रश्न है, आपका तुरंत यहाँ पर आंसर दिख जाएगा। ये किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और ऊपर बढ़ जाएगा। 25 चौके होता है 100 और 4 दूनी होता है कितना? 8 और कितना जीरो बचा है? 4 जीरो बचा है और ये परसेंटेज में आंसर रहेगा। तो कहाँ पर है? विकल्प सी। यहाँ प्रतिशत के निशान नहीं लगा है तो कोई बात नहीं है, विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो आज के लिए हमारे पास बस इतने ही प्रश्न थे। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। हम लोग आपके लिए हफ्ते में 3 दिन यानी कि सोमवार और बुधवार और आपका शुक्रवार, इन 3 दिन शाम को 7 बजे जो गणित का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, इस प्रैक्टिस सेट को अपने दोस्तों में, मित्रों में भी बताइए। इस YouTube चैनल के बारे में बताइए जिससे हम लोग धीरे धीरे करके आगे ग्रोथ कर सकें। चलिए ये प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो कमियां रह गई हों, जो आपको सुझाव देना हो या शिकायतें देना हो, सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।